चैप्टर 101 मेंग हॉन्चन वैंग डोंगर की तरफ एक हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशन के साथ मुड़ी। सू यू का जल्दी रिलेशनशिप शुरू करने से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसे लगा कि वैंग डान बिना वजह बीच में दखल दे रहा है। फिर भी वैंग डान के बारे में कुछ ऐसा था जो अजीब था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या है, लेकिन वह एहसास मन में बना रहा। मैं वैंग डोंगर हकलाने लगी। पल भर के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और वह बोल पड़ी, वह अभी छोटा है। वह अभी से डेटिंग कैसे शुरू कर सकता है और इसे अपनी पढ़ाई में बाधा कैसे बनने दे सकता है? अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कल्टिवेशन पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी ग्रोथ को तेज करना है। मैं केवल वही सोच रही हूँ जो उसके लिए सबसे अच्छा है। वैंग डोंगर पूरे विश्वास के साथ बोली। उसका लहजा नेक था और चेहरा सू यू के भविष्य के लिए चिंता से भरा हुआ था। सच में? मेंग हॉन्चन ने पूछा। उसका संदेह साफ झलक रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बेशक, मैं सू यू को एक दोस्त के रूप में देखती हूँ और नहीं चाहती कि वह सही रास्ते से भटक जाए। वैंग डोंगर ने अपने सीने को थपथपाते हुए एक ईमानदार भाव के साथ कहा, जैसे कि वह सू यू की नियति डेस्टिनी की रक्षक हो। सू यू अपने होठों के कोनों को सिकोड़ने से नहीं रोक सका। मेरे भले के लिए सोच रही हो? ज्यादा संभावना है कि तुम अपने लिए ही कोई स्कीम बना रही हो। हाँ। मेंग हॉन्चन ने वैंग डोंगर को काफी देर तक घूर कर देखा। उसकी निगाहें अटल थीं। वैंग डोंगर उसकी जांच परख के नीचे बेचैन हो गई और अंत में उसने अपनी नजरें फेर लीं। शांति से, मेंग हॉन्चन ने कहा, यह सिर्फ एक रिश्ता है। यह जरूरी नहीं है कि यह सू यू की ग्रोथ में बाधा डाले। कौन जानता है, शायद यह उसे तेजी से सुधार करने में मदद भी कर सकता है। असंभव! वैंग डोंगर चिल्लाए। और क्यों नहीं? मेंग हॉन्चन ने पलटवार किया, वैंग डोंगर से आंखें मिलाते हुए। उनके बीच तनाव बढ़ गया। मैं ये सू यू के भले के लिए कर रही हूँ, वैंग डोंगर ने गुस्से में घोषणा की। मैं भी यह सू यू के भले के लिए ही कर रही हूँ, मेंग हॉन्चन ने भी उसी मजबूती से जवाब दिया। बकवास! तुम बस सू यू की बॉडी चाहती हो, वैंग डोंगर ने तीखे लहजे में आरोप लगाया। और तुम बस एक दखलंदाज बिजी बॉडी बन रही हो, मेंग हॉन्चन ने वापस वार किया। उनकी गर्मागर्म बहस जारी रही। माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता गया। सू यू, ठीक है, बहस बंद करो। तुम दोनों ही मेरी बॉडी के पीछे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? इससे पहले कि सू यू बीच बचाव कर पाता, एक आकृति पास आई। नया आने वाला व्यक्ति अपने शुरुआती 20 के दशक का एक युवक था, जिसके लंबे काले बाल सिर के पीछे सादगी से बंधे थे। उसका पीला रंग उसे नाजुकता का एहसास देता था, फिर भी उसकी आकर्षक खूबसूरत विशेषताएं अन्य पुरुषों को भी प्रशंसा में आह भरने पर मजबूर कर सकती थी। हालांकि उसकी आंखें बेचैन कर देने वाली खाली थीं, किसी भी रोशनी या भावना से रहित। उसकी हरकतें धीमी और नपी तुली थीं, लगभग सुस्त, फिर भी उसके बारे में कुछ ऐसा था जो तीव्रता बिखेर रहा था। उसके हाथ में एक तलवार स्वॉर्ड थी, सादी और पूरी तरह से काली, लगभग 4 फीट लंबी। इसकी सरल, बिना सजावट वाली डिजाइन इसे हथियार के बजाय आग कुरेने वाली छड़ी, फायर पोकर जैसा बना रही थी। जैसे ही सू यू की आंखें उस आदमी पर टिकी, उसके भाव थोड़े बदल गए। इस आदमी की खूबसूरती का स्तर वैंग डोंगर के पुरुष वेश के बराबर था, इतना कि वह खुद सू यू की बराबरी कर सके। हालांकि वैंग डोंगर की कोमल गर्माहट के विपरीत, यह आदमी एक कड़ाके की ठंडक बिखेर रहा था। उस आदमी के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया, और सू यू को भावना का एक अंश भी महसूस नहीं हुआ। फिर भी उसका आभा और तेज और प्रभावशाली था, जिसने सू यू को ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। इस आदमी की ताकत मेंग हॉन्चन के बराबर लग रही थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो उसके पास नहीं था, एक अटूट, तेज फोकस। यह एक जन्मजात तलवारबाज स्वॉर्ड्समैन था, एक शुद्ध तलवारबाज। इस तरह के लोग एकल दिमाग और निरंतर होते हैं, जो अपनी किंवदंतियों लेजेंड्स को तराशने के लिए बने होते हैं। इस समय मेंग हॉन्चन और वैंग डोंगर ने भी उस युवक के आने पर ध्यान दिया। वैंग डोंगर भ्रमित दिखी, जबकि मेंग हॉन्चन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। वह यहाँ क्यों है? इलस्ट्रियस वर्चू हॉल से होने के कारण मेंग हॉन्चन ने उसे तुरंत पहचान लिया। यहाँ तक कि इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के भीतर भी ये लड़का एक अजीब शख्सियत और बॉल था। भले ही वह निर्विवाद रूप से गुड लुकिंग था, लेकिन उसके एकांतप्रिय स्वभाव ने उसे पूरी तरह से दुर्गम बना दिया था। उसकी दुनिया बिल्कुल सरल थी, इतनी सरल कि वह पूरी तरह से उसके हाथ में मौजूद ब्रोकन स्वॉर्ड के इर्द गिर्द घूमती थी। फिर भी
मैंग हॉन्चन उसके कौशल स्किल से इनकार नहीं कर सकती थी। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैंग हॉन्चन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी निगाहें सू यू पर टिकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और तीव्र थीं, जो लगभग भारी लड़ाई के इरादे फाइटिंग इंटेंट से भरी थीं। ऐसा लगता है कि वह मुझे ढूंढ रहा है, सू यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी जूचन, चलो एक मुकाबला ड्यूल करते हैं, उस आदमी ने सीधे चुनौती देने से पहले सादगी से अपना परिचय दिया। उसके शब्द उसकी उपस्थिति की तरह ही संक्षिप्त और तीखे थे। इससे पहले कि सू यू जवाब दे पाता, जी जूचन ने आगे कहा, मैं यहाँ तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 तलवार के प्रहारों स्वॉर्ड स्ट्राइक्स के कारण आया हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मुझे वह मिल गया है जिसे मैं जीवन भर तलाश रहा था। कृपया मुझसे लड़ो। सू यू का मुंह थोड़ा फड़क उठा, जो उसकी निशब्दता को दर्शाता था। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को कैसे नहीं पहचान सकता था। जैसे ही उसने उसे देखा, सू यू ने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। जी जूचन, द स्वॉर्ड फनाटिक, तलवारों का दीवाना आदमी। वह एक अनोखा व्यक्तित्व था, शायद पूरे डोलो कॉन्टिनेंट पर उसके जैसा इकलौता। उसकी मार्शल सोल एक तलवार थी, एक साधारण, बिना किसी विशेष योग्यता वाली तलवार। जन्म के समय उसकी जन्मजात सोल पावर अनेट सोल पावर मात्र लेवल 3 थी, जो कल्टीवेशन शुरू करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। लेकिन 6 साल की उम्र में अपनी मार्शल सोल जागृत होने के क्षण से ही जी जूचन अपनी तलवार पर मोहित हो गया था। दुनिया में और कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखता था। वह रोजाना अपनी मार्शल सोल को रिलीज करता और बिना थके ट्रेनिंग करता था। कोई नहीं समझा सका कि उसने अपनी सोल पावर कैसे बढ़ाई। 8 साल की उम्र तक वह लेवल 10 पर पहुंच गया था और अकेले ही अपनी तलवार के साथ एक सोल बीस्ट आवास में चला गया था। 3 दिन बाद वह खून से लथपथ होकर वापस लौटा। उसने शिकार किया था और अपनी पहली 100 साल की सोल रिंग हासिल की थी। हाँ, उसकी 100 साल की सोल रिंग उसके अपने हाथों से अर्जित की गई थी, किसी और के द्वारा नहीं दी गई थी। उसने जो सोल स्किल प्राप्त की थी, वह एक बेसिक सोल पावर प्रवर्धन क्षमता सोल पावर एम्प्लीफिकेशन थी, जैसी कि सोल इंजीनियर्स द्वारा उपयोग की जाती है। सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में, जहां छात्र अक्सर अपनी सोल पावर बढ़ाने के लिए दवाओं का सहारा लेते थे, जी जूचन एक अपवाद के रूप में खड़ा था। उसने कभी भी ऐसे साधनों का सहारा नहीं लिया। वह अकादमी में इसलिए रहा क्योंकि सोल इंजीनियर्स ताकत में उससे बहुत आगे थे। वह उन्हें अपने कौशल को निखारने के लिए बेंचमार्क के रूप में देखता था। उसकी तलवार मीटियोरक आयन का एक टुकड़ा, जो पहली बार मिलने पर एक छड़ जैसा दिखता था, उसे उसने अपने हाथों और सोल पावर के माध्यम से 10 से अधिक वर्षों की श्रमसाध्य शोधन रिफाइनमेंट के साथ आकार दिया था। इस समर्पण ने उसे छात्रों और फैकल्टी दोनों के बीच स्वॉर्ड फनाटिक का उपनाम दिलाया। ये शीर्षक उस पर सूट करता था। उसकी आंखों में केवल तलवार थी। अकादमी में बहुत कम लोग उससे बातचीत करना चाहते थे। स्वभाव से शांत, जी जूचन केवल चुनौतियों का सामना करने के लिए बोलता था या कभी कभी अपनी तलवार से। सू यू को उसके द्वारा निशाना बनाए जाने पर आश्चर्य नहीं हुआ। सू यू की तलवार तकनीकों की गहरी कलात्मक अवधारणा आर्टिस्टिक कंसेप्शन निश्चित रूप से जी जूचन जैसे किसी व्यक्ति को आकर्षित करने वाली थी। सू यू ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि जी जूचन उसे इतनी सीधे चुनौती देगा, मुश्किल से कुछ शब्दों के आदान प्रदान के साथ। फिर भी ये पूरी तरह से स्वॉर्ड फनाटिक के चरित्र के अनुरूप था। जी जूचन, मुसीबत पैदा करना बंद करो। सू यू का आज दोपहर फाइनल मैच है। वह अपनी सोल पावर तुम पर कैसे बर्बाद कर सकता है? सू यू के जवाब देने से पहले मैंग हॉन्चन बीच में बोल पड़ी। उसके लिए जी जूचन की टाइमिंग पूरी तरह से गलत थी। उसके साथ लड़ाई में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। अगर सू यू थक गया तो वह उसके भाई के खिलाफ फाइनल में कैसे मुकाबला करेगा? मैंग हॉन्चन सू यू को हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। बैकग्राउंड में मैंग हॉन्चन का भाई, तो अगर मैं हार जाऊं तो ठीक है, हम। जी जूचन का चेहरा, जो आमतौर पर भावनाओं से रहित रहता था, मैंग हॉन्चन की बात सुनकर थोड़ा बदल गया। क्षमा करें, मैं कल वापस आऊंगा, उसने शांति से कहा। मैं कल भी व्यस्त हूँ, सू यू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर मैं अगले दिन आऊंगा। जी जूचन अपनी बात पर अड़ा रहा, उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। सू यू को सिरदर्द महसूस होने लगा। यदि वह सहमत हो जाता तो जी जूचन एक निरंतर उपस्थिति बन जाता, लेकिन सीधे मना करने से भी वह पीछा नहीं छोड़ता। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, सू यू ने शांति से कहा। यहाँ तक कि मा रूलॉन्ग भी उसके लिए मुश्किल से ही खतरा था, और जी जूचन भी कोई अपवाद नहीं था।
सू यू को विश्वास था कि इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता जब तक कि पुरानी पीढ़ी का कोई हस्तक्षेप न करे। कोशिश करके देखो, जी जूचन ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। उसकी आंखों में उग्र दृढ़ संकल्प चमक रहा था। सू यू, जी जूचन जैसे एकल दिमाग वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करना वास्तव में थका देने वाला था। फिर भी सू यू उसकी दृढ़ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। लेवल 3 की जन्मजात सोल पावर के साथ पैदा हुए जी जूचन ने अपनी मेहनत से टाइटल डोलो बनने के लिए बाधाओं को चुनौती दी थी, जो उसके असाधारण स्वभाव का प्रमाण था। यदि तुम मेरा एक मुक्का पंच सह सकते हो तो मैं मुकाबले के लिए समय निकालने के लिए सहमत हो जाऊंगा, सू यू ने कुछ सोचकर कहा। यदि तुम नहीं कर सकते तो इस बात को दोबारा मत उठाना। जी जूचन का चेहरा स्थिर रहा, लेकिन उसकी आंखें उत्साह से जल उठी। मंजूर है। वह क्षण तनाव से भरा था। जी जूचन की 5 सोल रिंग्स 2 पीली, 2 बैंगनी और 1 काली चमक उठी। उसका तेज, लगभग मूर्त आभा उसके हाथों में मौजूद मीटियोरक आयन स्वॉर्ड के साथ विलीन हो गया। इंसान और तलवार एक हो गए। सू यू का चेहरा और गंभीर हो गया। जी जूचन एक निश्चित स्तर के सम्मान का हकदार था। वैंग डान, मैंगर को सहारा दो, सू यू ने धीरे से मैंग हॉन्चन को जमीन पर उतारते हुए कहा। वैंग डॉन्गर उसकी मदद के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। सावधान रहना, सू यू। तुम्हारा आज दोपहर फाइनल भी है, मैंग हॉन्चन ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, मैं जल्दी खत्म करूंगा, सू यू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक ठंडी, नीली रोशनी उससे निकलने लगी क्योंकि उसकी आइस एम्परर मार्शल सोल प्रकट हुई। 4 पिच ब्लैक सोल रिंग्स ने उसे घेर लिया, उनकी चमक चकाचौंध करने वाली थी। मैंग हॉन्चन का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। काली 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 काली। वैंग डॉन्गर बुदबुदाए, आंखें फटी रह गईं। सभी 10,000 साल वाली सोल रिंग्स। यह पागलपन है। पास के छात्र अपने कदमों पर रुक गए, उनके चेहरे विस्मय से भरे थे। हालांकि जी जूचन अप्रभावित रहा, उसका संकल्प अडिग था। जैसे ही सू यू का पाले से भरा आभा जी जूचन की तीखे तलवार के इरादे से टकराया, युद्ध का मैदान ऊर्जा से भर गया। अंत में सू यू ने प्रहार किया, उसके मुख से बर्फीली शक्ति और पूर्ण वर्चस्व का मिश्रण निकल रहा था। जी जूचन पीछे नहीं हटा। अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उसने उस वार का सामना करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। बूम! मुक्का और तलवार टकराए, जिससे बल की एक लहर निकली। जी जूचन का शरीर उल्टा हुआ पीछे जा गिरा। सू यू मजबूती से खड़ा रहा, अपने मुके पर एक हल्के कट को देखते हुए शांति से बोला, 3 दिन में मुझे ढूंढ लेना। बिना किसी और शब्द के वह वैंग डॉन्गर के पास गया, मैंग हॉन्चन को उठाया और वहां से चला गया। दूरी पर जी जूचन धूल में पड़ा था, उसकी तलवार टूटी हुई थी, उसकी हथेलियां खून से सनी थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। चैप्टर 102। जी जूचन एक अकेला रहने वाला व्यक्ति है। उसकी आंखों में केवल तलवार है। यहाँ तक कि इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में भी उसका कोई दोस्त नहीं है। हर कोई उसे स्वॉर्ड फनाटिक कहता है। रास्ते में मैंग हॉन्चन सू यू की बाहों में झुक गई और धीरे से समझाया। उसे लगा कि सू यू और वैंग डॉन्गर जी जूचन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए उसने परिचय देने की पहल की। स्वॉर्ड फनाटिक, ये नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लड़का अपनी तलवार के अलावा कुछ नहीं देखता। कितना बोरिंग इंसान है, वैंग डॉन्गर ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। सिर्फ एक नज़र में वैंग डॉन्गर बता सकती थी कि जी जूचन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ उसकी पटरी बैठ सके। जैसा कि मैंग हॉन्चन ने कहा था, जी जूचन पूरी तरह से तलवारबाजी स्वॉर्ड्समैनशिप के अपने जुनून में डूबा हुआ था। उसका दिल और दिमाग केवल ब्लेड पर केंद्रित था। आमतौर पर इस तरह के लोग काफी सुस्त और नीरस होते हैं। वैंग डॉन्गर को जी जूचन और सू यू के बीच एक स्पष्ट अंतर महसूस हो रहा था। सू यू बाहर से ठंडा लग सकता है, लेकिन उसके दिल के भीतर कई चीजों के लिए जगह थी। दूसरी ओर जी जूचन पूरी तरह से ठंडा था। उस तरह के आभा और की कोई नकल नहीं कर सकता था। प्रतिभा, जीनियस और पागलपन के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। वही एक जीनियस है, एक शुद्ध तलवारबाज। तलवार के प्रति उसका जुनून उसे एक सच्चा पावर हाउस बना देगा। सू यू ने उसकी प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जूचन ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि सू यू ने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसका हमला गंभीर था। उस मौके में उसके फ्रॉस्ट डिस्ट्रक्शन फिस्ट का इरादा और उसकी बैटल स्पिरिट शामिल थी। जबकि उसने फ्रॉस्ट डिस्ट्रक्शन फिस्ट की पूरी तकनीकों का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उस प्रहार को सहना कोई आसान काम नहीं था।
इसने शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक मानसिक दबाव डाला था। भले ही जी जूचन हार गया था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अटूट रही, एक ऐसा गुण जिसकी सुयू ने बहुत सराहना की। इसके अलावा तथ्य यह है कि जी जूचन सुयू पर एक छोटा सा खरोंच भी लगाने में कामयाब रहा, उसकी असाधारण ताकत को साबित करता है। सुयू अहंकारी नहीं हो रहा था, उसके पास बस इसे साबित करने के लिए ताकत थी। उसके विचार में, जबकि सियो हांगचन और मेंग हांगचन की ताकत जी जूचन की बराबरी कर सकती थी, वे समझ कॉम्प्रहेंशन के मामले में काफी पीछे थे। समझ बहुत महत्वपूर्ण थी। सुपर डोलो के रैंक पर पहुंचने के बाद अपनी मार्शल सोल की समझ और अंतर्दृष्टि इंसाइट का स्तर निर्णायक कारक बन जाता है। यहाँ तक कि एक ही रैंक के सुपर डोलोस के बीच भी समझ में अंतर के कारण ताकत काफी भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए म्यू वू और शान जी को ही ले लें। दोनों रैंक 98 के सुपर डोलोस थे, लेकिन म्यू वू आसानी से शान जी को हरा सकता था या मार भी सकता था। क्यों? क्योंकि म्यू वू की समझ पहले से ही एक अल्टीमेट डोलो के स्तर के करीब थी, जबकि शान जी सिर्फ एक साधारण रैंक 98 था। ओह रुको, शान जी अब रैंक 94 पर गिर गया था। खैर छोड़ो, अब वह बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल होने के योग्य भी नहीं था। क्या वह लड़का वाकई इतना ताकतवर है? वैंग डोंगर ने हैरान होकर पूछा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुयू जी जूचन को इतना सम्मान देगा। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, सुयू ने वैंग डोंगर की ओर देखते हुए और सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम किसे छोटी कह रहे हो? मैं बिल्कुल भी छोटी नहीं हूँ। वैंग डोंगर ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर और सुयू को गुस्से में घूरते हुए पलटवार किया। सुयू ने वैंग डोंगर को एक तिरछी नज़र से देखा, लेकिन आगे बहस नहीं की। वैंग डोंगर ने चिढ़कर सुयू को वापस घूरा, बीच बीच में मेंग हांगचन की ओर ताक झांक करती रही। जब उसकी नज़र गलती से मेंग हांगचन के चेस्ट की ओर गई, तो उसके होंठ तुरंत गुस्से में फूल गए। सुयू गलत नहीं है। जी जूचन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी जन्मजात सोल पावर केवल लेवल 3 थी, फिर भी 22 साल की उम्र में उसका कल्टीवेशन पहले से ही एक सोल एम्परर के करीब है, मेंग हांगचन ने धीरे से कहा। हालांकि उसका व्यक्तित्व अजीब है और वह तलवार का दीवाना है, लेकिन वह इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के रियल कॉम्बैट सोल टूल डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट है। यहाँ तक कि मेरे दादाजी भी उसे बहुत सम्मान देते हैं और उसे महीने में एक बार किसी भी छात्र को चुनौती देने का विशेषाधिकार दिया है। वह लड़का रियल कॉम्बैट सोल टूल डिपार्टमेंट में है और वह टॉप स्टूडेंट है। वैंग डोंगर आश्चर्य से चिल्लाई। वह भी उसी विभाग में थी। ऐसा लग रहा था कि जी जूचन में वाकई कुछ हुनर था। कोई आश्चर्य नहीं कि सुयू ने उसे एक मौका दिया था, उसने निश्चित रूप से उसमें कुछ खास देखा होगा। बातचीत करते हुए वे तीनों जल्दी ही इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के बाहर पहुंच गए। मेंग, क्या तुम चल सकती हो? सुयू ने मेंग हांगचन की ओर देखा। मैंने थोड़ी सोल पावर रिकवर कर ली है, मैं खुद अंदर जा सकती हूँ। मेंग हांगचन प्यार से मुस्कुराए। तो सावधान रहना। सुयू ने मेंग हांगचन को छोड़ दिया। मेंग हांगचन अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो गई। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखें सुयू को देखते हुए गहरे स्नेह से भरी थीं। आज दोपहर अपना बेस्ट देना, मैं देखूंगी, उसने धीरे से कहा। अच्छी तरह से आराम करना जरूरी है। ये सिर्फ एक मैच है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम देखती हो या नहीं, सुयू ने जवाब दिया। हालांकि मेंग हांगचन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और शांत विश्वास के साथ कहा, मुझे देखना ही होगा। हालांकि उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अचूक दृढ़ संकल्प था। सुयू उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। ठीक है फिर, बस याद रखना कि अच्छी तरह आराम करो। चलो चलते हैं। सुयू ने अपना हाथ हिलाया, वैंग डोंगर का हाथ पकड़ा और मुड़कर चला गया। मेंग हांगचन ने सुयू को तब तक देखा जब तक कि उसकी आकृति ओझल नहीं हो गई, फिर वह धीरे धीरे इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के अंदर चली गई। 3rd ईयर, बिल्डिंग 1, डॉर्मेट्री 308। सुयू, तुम बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वे हॉस्टल के कमरे में लौटे, वैंग डोंगर सुयू पर झपटी। अचानक हुए इस हमले से सुयू कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। वैंग डोंगर की असाधारण लंबी टांगों ने सुयू की कमर को कसकर जकड़ लिया। उसके हाथों ने सुयू के कंधों को पकड़ लिया और एक छोटे कुत्ते की तरह उसने अपना मुंह खोला और सुयू की गर्दन पर काट लिया। सुयू इसके लिए तैयार नहीं था, हालांकि उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। एक हाथ से वैंग डोंगर की ठुड्डी पकड़ी और दूसरे से उसकी कमर थाम ली। एक तेज किक के साथ सुयू ने कमरे का दरवाजा बंद किया, घूमा और वैंग डोंगर को बिस्तर बेड पर पटक दिया। इससे पहले कि वैंग डोंगर कुछ समझ पाती, सुयू ने उसके हाथों को एक साथ लॉक कर दिया था।
घात लगाकर किए गए हमले से लेकर पलटवार तक, ये सब एक पल में हो गया। तुम बदमाश, सू यू, मुझे छोड़ो। वैंग डॉनर ने कड़ी मेहनत की, वह अभी भी थोड़ी भ्रमित थी। क्या हमला करने वाली वह नहीं थी? वह नीचे कैसे दब गई? वैंग डान, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अब तुम मुझ पर घात लगाने की हिम्मत भी करने लगे हो। सू यू ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। वैंग डॉनर ने अपनी ठुड्डी को जिद से ऊपर उठाया और गुस्से में पलटवार किया। तुमने झूठ बोला। तुमने कहा था कि तुम 16 साल के होने से पहले प्यार में नहीं पड़ोगे। तुम झूठे हो। क्या तुम सिस्टर मैंग को पसंद करते हो? मैंने तुम्हें उसे मैंग कहते सुना। मैंने इसे बिल्कुल साफ सुना। क्या मैंने उसे ऐसा कहा? सू यू वाकई उलझन में था। क्या उसने उसे सिस्टर मैंग के बजाय मैंग कहा था? तुमने कहा, और तुमने इसे इतने प्यार से कहा। क्या तुम उसे पसंद करते हो? वैंग डॉनर ने जवाब मांगा। सू यू ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। हालांकि वैंग डॉनर की प्रतिक्रिया देखकर लगा कि यह सच है, लेकिन सू यू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखें शरारत से चमक उठीं। सिस्टर मैंग सिंगल है और मैं सिंगल हूँ। सिस्टर मैंग कोमल और प्यारी है और मैं काफी हैंडसम हूँ। अगर वह मुझे पसंद करती है तो मैं उसे पसंद क्यों नहीं कर सकता? तुम नहीं कर सकते, वैंग डॉनर ने जोरदार विरोध किया। क्यों नहीं? सू यू ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। मुझे बस लगता है कि तुम नहीं कर सकते, वैंग डॉनर हकलाते हुए बोली। क्या तुम अनुचित अनरीजनेबल नहीं हो रही हो? तुम्हारे पास कोई कारण भी नहीं है। तुम इसका विरोध क्यों कर रही हो? सू यू ने मजाक में वैंग डॉनर की ठुड्डी ऊपर उठाई। तुमने कहा था कि तुम 16 साल के होने से पहले प्यार में नहीं पड़ोगे, वैंग डॉनर अपनी हिचकिचाहट और डगमगाते आत्मविश्वास के साथ बोली। लेकिन मैं जल्दी शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या मैं नहीं कर सकता? सू यू हंसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरी बहन का क्या? वैंग डॉनर अचानक अपनी आंखें बंद करके चिल्लाई। तुम्हारी बहन? सू यू उलझन में था। मैंने कहा था कि जब तुम 16 साल के हो जाओगे तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी पहचान कराऊंगी। तुम मान गए थे। उससे पहले तुम किसी और के लिए कैसे गिर सकते हो? वैंग डॉनर ने सू यू को देखा। उसे बुरा लग रहा था। उसके चेहरे पर आरोप और निराशा का मिश्रण था। वैंग डान को आश्चर्यचकित करते हुए सू यू मुस्कुराया और बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास तुम्हारी बहन और सिस्टर मैंग दोनों होंगी। मेरा दिल बड़ा है, मैं संभाल सकता हूँ। वैंग डान। पहले तो वैंग डॉनर स्तब्ध रह गई, फिर वह आग बबूला हो गई। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी, तुम धोखेबाज चीटिंग स्कमबैग। न जाने कहां से ताकत जुटाकर वैंग डॉनर ने सू यू की पकड़ से खुद को छुड़ाया और उसे नीचे दबा दिया। मैं तुम्हें लालची होने के लिए, ये सोचने के लिए कि तुम दोनों को संभाल सकते हो, एक दिलहीन कमबख्त होने के लिए, और इतने छोटे होने के बावजूद पहले से ही इतने बुरे होने के लिए सबक सिखाऊंगी। वैंग डॉनर चिल्लाए। वह स्पष्ट रूप से गुस्से में थी, सिर्फ इस विचार ने कि सू यू दोनों महिलाओं को चाहता है, वैंग डॉनर की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस समय वैंग डॉनर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें किसी भगवान की शक्ति आ गई हो। उसने सू यू को नीचे दबा दिया और उसे पीटने लगी। किसी कारण से सू यू, शायद दोषी महसूस करते हुए, ज्यादा पीछे नहीं हटा। वैंग डॉनर ने सू यू का चेहरा पकड़ लिया और उसे ऐसे नोचने लगी जैसे वह बहुत उग्र होने का नाटक कर रही हो। कहो, क्या तुम अब भी दोनों को चाहते हो? सू यू ने एक गहरी सांस ली, अपनी बाहें फैलाई और नाटकीय रूप से घोषणा की, मेरे जीवन का सपना अलग अलग व्यक्तित्व वाली सभी सुंदर, प्यारी महिलाओं को अपनी बाहों में इकट्ठा करना है। आउच! इससे पहले कि सू यू अपनी बात पूरी कर पाता, वैंग डॉनर ने उसकी गर्दन पर काट लिया। सू यू ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और वे दोनों आपस में गुत्थम-गुत्था हो गए। एक पल बाद सू यू ने वैंग डॉनर को अपनी बाहों में ले लिया और उसे मजबूती से नीचे दबा दिया। वैंग डॉनर ने अपनी बड़ी, पाउडर नीली आंखों से सू यू को गुस्से में घूरा। तुम लोगों को काटती क्यों रहती हो? हम्फ! क्या तुम कुत्ता हो? हम्फ! तुम बस हम्फ ही कर सकती हो, है ना? हम्फ! सू यू ने जो कुछ भी कहा, वैंग डॉनर बस गुनगुनाती रही। यहाँ तक कि जब सू यू ने अपना हाथ उठाया जैसे कि उसे मारने वाला हो, तो वैंग डॉनर बिल्कुल नहीं झिझकी, जैसे वह सू यू को ऐसा करने की चुनौती दे रही हो। उसकी बड़ी, पाउडर नीली आंखें एक अनकहे शब्द से भरी थीं, स्कमबैग। तो क्या हुआ अगर मैं और गर्लफ्रेंड चाहता हूँ? इसमें गलत क्या है? सू यू ने वैंग डॉनर के गाल मरोड़े। वैंग डॉनर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाया और सू यू के हाथ पर काट लिया। लेकिन जैसे ही उसने सू यू की त्वचा पर एक खरोंच देखी, उसका दिल नर्म हो गया और गुस्सा खत्म हो गया। सू यू,
तुम वाकई बहुत बुरे हो, वैंग डोंग बुदबुदाई, उसकी पाउडर नीली आंखें आंसुओं से चमक रही थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, सुयू ने सहमति में सिर हिलाया। वैंग डोंग, सुयू की ढिठाई का सामना करते हुए वैंग डोंग को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती? वैंग डोंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा औरतें होने में क्या बुराई है? ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिनकी कई पत्नियां हैं। तुम उनकी आलोचना क्यों नहीं करती? सुयू ने पलटवार किया। हम वे हैं और तुम हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, वैंग डोंग फुसफुसाए। खैर, मैं इस पर अड़ा हूँ। मैं इतना शानदार हूँ कि और अधिक महिलाओं को मेरा आनंद लेने का मौका मिलना चाहिए, सुयू ने आत्ममुग्ध नार्सिसिस्टिक होकर कहा। उफ, वैंग डोंग ने सुयू को तिरस्कार से देखते हुए थूका, हालांकि उसकी आंखों में कुछ जटिल सा भाव था। क्या तुम सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते? वैंग डोंग ने अपनी आवाज धीमी करते हुए नीचे देखते हुए पूछा। वैंग डोंग के थोड़े उदास चेहरे को देखकर सुयू रुका, फिर धीरे से आह भरी। नहीं, छोड़ो, अब इस बारे में बात नहीं करते। सुयू ने वैंग डोंग को छोड़ दिया, खड़ा हुआ और कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं अभी प्यार में नहीं पड़ रहा हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार करना उसके लिए संभव नहीं था। आखिरकार वह इस दुनिया में आने की इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरा था, वह सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार कैसे कर सकता था? इसके अलावा उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल एक को प्यार करना व्यावहारिक नहीं था। वह पहले से ही एक से अधिक रिश्तों में शामिल था। केवल एक को प्यार करने का मतलब होगा दूसरों को धोखा देना। उन सभी को स्वीकार करना बेहतर था। वह एक दयालु व्यक्ति था जो सुंदर महिलाओं को अकेला नहीं देख सकता था। ज़ांग लेक्स्युंग, वू युइना, दिमिंगली, उसने पहले से ही उन पर अपनी नज़रें जमा रखी थी। वह कैसे हार मान सकता था? यहाँ तक कि मैंग होंचन ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह दिलहीन नहीं था, वह बस थोड़ा ज्यादा स्नेही अफेक्शनेट था। इसमें गलत क्या था? किस कानून में कहा गया है कि एक आदमी की ज्यादा पत्नियां नहीं हो सकती? वह बस कुछ और पत्नियां चाहता था। इससे किसे दुख पहुंचता? जो कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा, उसे आइस गॉड पैलेस द्वारा कुचल दिया जाएगा। जो कोई भी उसके काम में अपनी नाक घुसाएगा, वह मौत को दावत देगा। हम देख लेंगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम अपना विचार बदल दो, वैंग डोंग फुसफुसाए, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। तुम केवल मेरे हो सकते हो, केवल मेरे। जब तुम मेरा असली रूप देखोगे तो तुम चौंक जाओगे। वैंग डोंग को विश्वास था कि उसका असली रूप मैंग होंचन की तुलना में कहीं अधिक सुंदर था। अच्छा लक्ष्य है, लेकिन मेरा मन नहीं बदलेगा। सुयू मुस्कुराया और वैंग डोंग को एक गहरी नज़र से देखा। वह अपने बिस्तर पर चढ़ा और पालथी मारकर बैठ गया। जी जूचन के साथ हालिया लड़ाई ने उसे कुछ अंतर्दृष्टि इनसाइट्स दी थी। हालांकि वे क्षणभंगुर थी, लेकिन वे गहरी थी और उसने अभी तक उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं था। हालांकि अगर वह कुछ और बार लड़ा तो उसे उस भावना को पूरी तरह से समझने में सक्षम होना चाहिए। यही कारण था कि सुयू ने जी जूचन को उसे चुनौती देने की अनुमति दी। सुयू को पहले से ही आभास था कि यह अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण थी। यदि वह इसे पूरी तरह से मास्टर कर सका तो यह उसे बदल सकता है। किसी की समझ का स्तर उसके भविष्य के विकास को प्रभावित करता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। सुयू को ध्यान करने के लिए बैठते देख वैंग डोंग को याद आया कि सुयू का दोपहर में एक मैच है और उसने उसे परेशान नहीं किया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई, बेकार में कागज के छोटे टुकड़े फाड़ने लगी। बड़े बेवकूफ, पत्थर दिल बदमाश, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, वैंग डोंग धीरे से बुदबुदाई, उसकी पाउडर नीली आंखें एक अवर्णनीय रोशनी से टिमटिमा रही थीं। चैप्टर 103 दैट आफ्टरनून द सोल टूल अरेना। विशाल अरेना दर्शकों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। प्रिपरेटरी टीम सिलेक्शन टूर्नामेंट के अंतिम मैच के रूप में इस निर्णायक लड़ाई का विजेता इस साल की प्रिपरेटरी टीम का कैप्टन बनेगा। ये सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में 15 वर्ष से कम उम्र के सोल टूल उपयोगकर्ताओं के बीच उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता था। स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोग इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे तक अल्स्ट्रियस वर्चू हॉल के सभी शिक्षक और एल्डर्स दर्शक दीर्घा में अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। दूसरी पंक्ति में मैंग होंचन की आकृति शांति से दिखाई दी। उसका गुलाबी चेहरा संकेत दे रहा था कि वह सुबह की थकान से पूरी तरह उबर चुकी है। उससे कुछ ही दूरी पर वैंग डोंग हाथ बांधे और नाक भान सिकुड़े बैठी थी,
जो अपने आसपास के सभी लोगों से नाखुश दिख रही थी। यहाँ तक कि जब मेंग होंचन ने उसका अभिवादन किया तो उसने मुश्किल से उसे पहचाना। मेंग होंचन ने अपनी बाहें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से न लेने का फैसला किया और शांति से नीचे अरेना को देखने लगी। उसके लिए ये फाइनल मैच व्यक्तिगत था। एक प्रतियोगी उसका भाई था, दूसरा वह व्यक्ति जिसे वह पसंद करती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीता या कौन हारा। उसने केवल यही उम्मीद की थी कि जो भी हार जाए वह आत्मदया सेल्फ पिटी में न डूबे। आखिरकार ये सिर्फ एक मैच था, उसने कहा। उसे यह महसूस जरूर हुआ कि सुयू का पलड़ा भारी हो सकता है। तीसरी पंक्ति में एक कोने में जी जूचन पीले चेहरे के साथ बैठा था, उसके बाल पीछे बंधे थे। उसकी तीव्र अडिग निगाहें अरेना पर टिकी थीं। उसकी गोद में खून से सनी एक ब्रोकन स्वॉर्ड रखी थी, जो वहां शांति से आराम कर रही थी। हे ओल्ड जी, तुम एक प्रिपरेटरी टीम के मैच में इतना निवेश क्यों कर रहे हो? इसमें इतना रोमांचक क्या है? जी जूचन के बगल में इलस्ट्रियस वर्चू हॉल की यूनिफॉर्म पहने एक महिला सोल इंजीनियर बैठी थी। वह लगभग 30 साल की थी, गोरा रंग, सुडौल शरीर और उसकी सोल पावर जी जूचन से कम नहीं थी। उसका नाम जिंग जियम था, जो सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में जी जूचन के कुछ दोस्तों में से एक थी। यह मैच अलग है, जी जूचन ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया। क्या अलग है? क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है? हर कोई जानता है कि प्रिपरेटरी टीम कैप्टन का पद पहले से ही सीओ होंचन के लिए तय किया गया है, जो हॉल मास्टर का प्रिय पोता है। और इसके अलावा उस लड़के में कुछ हुनर तो है ही। इनमें से कोई भी बच्चा उसे हरा नहीं सकता। जिंग जियम आलस से पीछे झुक गई और एक आरामदायक स्थिति में बैठ गई। नहीं, इस बार सीओ होंचन हार जाएगा, जी जूचन ने अचानक कहा। क्या? जिंग जियम चौंक गई। तुम कह रहे हो कि सीओ होंचन हार जाएगा? सू यू के पिछले मैच न देखने के कारण जिंग जियम उसकी क्षमताओं से अनजान थी। वह हाल ही में एक स्पारिंग सेशन के दौरान खुद को बहुत थका देने के बाद इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में आराम कर रही थी। जी जूचन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी बर्फीली और दृढ़ निगाहें नीचे अरेना पर टिकी थीं। जिंग जियम की आंखें तब तक भटकती रहीं जब तक कि वे जी जूचन की गोद में रखी ब्रोकन स्वॉर्ड पर नहीं टिक गईं। हैरान होकर वह बोल पड़ी, वाह ओल्ड जी, तुम्हारी तलवार को क्या हुआ? मैं एक चुनौती हार गया, किसी ने इसे तोड़ दिया, जी जूचन ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। तुमने किसे चुनौती दी थी? कोई इतना ताकतवर कि तुम्हारी तलवार तोड़ दे? जिंग जियम की आंखों में उत्साह चमक उठा। जी जूचन की तरह वह भी भयंकर रूप से प्रतिस्पर्धी थी, यही वजह थी कि वे दोनों अच्छे दोस्त थे। वह और पूछने ही वाली थी कि तभी जी जूचन की आंखें अचानक चमक उठी, जिससे एक चकाचौंध भरी चमक निकली। वह यहाँ है। कौन यहाँ है? जिंग जियम ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अरेना में सीओ होंचन और सू यू प्रवेश कर चुके थे। जी जूचन की उग्र निगाहों का पीछा करते हुए जिंग जियम ने सू यू को देखा। ये वह है। स्टैंड्स में जिंग होंचन अपने हाथ बांधे बैठे थे, शांति से अरेना में मौजूद दो आकृतियों को देख रहे थे। एक सू यू था, जो अकादमी का उभरता हुआ सितारा था, जिसके पास अल्टीमेटाइज मार्शल सोल थी। दूसरा सीओ होंचन था, जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और जिसके पास 3-लेग्ड गोल्डन टोड की मार्शल सोल थी। जिंग होंचन भी उत्सुक थे, वास्तव में कौन अधिक मजबूत था। मेंग होंचन के खिलाफ सू यू की पहले की लड़ाई ने उसकी ताकत का प्रदर्शन किया था, ये दिखाते हुए कि वह रैंक 5 के सोल इंजीनियर के साथ मुकाबला कर सकता था। लेकिन सीओ होंचन मेंग होंचन नहीं था। सू यू की जहर के प्रति प्रतिरक्षा पॉइजन इम्यूनिटी उसके खिलाफ जीत का एक प्रमुख कारक रही थी। इसका मतलब यह नहीं था कि सू यू सीओ होंचन को हरा सकता था। जिंग होंचन अन्य एल्डर्स की तरह मानते थे कि सीओ होंचन की ताकत सू यू के बराबर थी। परिणाम तब तक अनिश्चित था जब तक वे लड़ते नहीं। अरेना में सू यू और सीओ होंचन कई मीटर की दूरी पर रुक गए। सू यू का सामना करते हुए सीओ होंचन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। सू यू, मैं इसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार हम लड़ सकते हैं। मैं लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। सीओ होंचन दिल खोलकर हंसा। सू यू, अपना सब कुछ लगा दो। मैं तुम्हें अपने हाथों से हरा दूंगा और साबित करूंगा कि मैं अकादमी का नंबर 1 जीनियस हूँ। सू यू हल्का सा मुस्कुराया। सीओ होंचन, जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास वह काबिलियत है। उनकी निगाहें आपस में मिल गईं और हवा में एक अदृश्य तनाव भर गया। एक ही पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते।
अकादमी में केवल एक ही नंबर 1 हो सकता था, सीओ हॉन्चन और सू यू को टकराना ही था। क्या सीओ हॉन्चन शीर्ष जीनियस के रूप में अपना खिताब बरकरार रखेगा या सू यू ताज पर कब्जा कर लेगा? मैच सब कुछ स्पष्ट कर देगा। जैसे ही दर्शक प्रत्याशा में आगे झुके, होस्ट की आवाज आखिरकार गूंज उठी। प्रिपरेटरी टीम सिलेक्शन टूर्नामेंट का फाइनल मैच शुरू होने वाला है। फाइनलिस्ट है इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के सीओ हॉन्चन और ईयर 5 की क्लास 4 के सू यू। क्या सीओ हॉन्चन जीत हासिल करेंगे या सू यू उनसे आगे निकल जाएंगे? आपकी तरह मैं भी यह जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। बिना किसी देरी के मैं अब घोषणा करता हूं कि फाइनल मैच आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। जैसे ही शब्द गूंजे, सीओ हॉन्चन ने अपनी मार्शल सोल को मुक्त कर दिया। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ उसके शरीर से एक तीसरी सुनहरी टांग निकली, जो शानदार ढंग से चमक रही थी। उसी समय एक सुनहरी आभा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। थोड़ा झुकते हुए उसका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। 2 पीली, 2 बैंगनी और एक काली सोल रिंग उभरी, उनकी चमक चकाचौंध कर देने वाली थी। उसकी थोड़ी झुकी हुई पीठ ने कपड़ों के नीचे सुनहरे उभार दिखाए, जिससे एक कोमल सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसकी पहली और तीसरी सोल रिंग जल उठी और उसने अपने हाथ हिलाते हुए हवा में कम से कम 100 धातु के गोले मेटल स्फीयर्स बिखेर दिए। ये गोले हवा में तैरते हुए उसे घेर लिए। उनके केंद्रों से मोटे धातु के बैरल मेटल बैरल्स बाहर निकले। सू यू धीरे से हंसा और उसके चारों ओर बर्फीली नीली रोशनी फैल गई। तापमान तेजी से गिर गया। पहली बार सार्वजनिक रूप से सू यू ने अपनी आइस एम्परर मार्शल सोल का खुलासा किया। एक शाही ठंडी आभा ने एरेना को भर दिया। हवा हड्डियों को जमा देने वाले पाले से भर गई। सू यू के नीचे से 4 काली सोल रिंग्स उभरी, उनकी डार्क चमक भयावह रूप से टिमटिमा रही थी। 4 10,000 साल वाली सोल रिंग्स, 10,000 ईयर सोल रिंग्स। दर्शक सन रह गए, विस्मय में डूब गए। कुछ ही क्षणों बाद पूरा अरेना अविश्वास की चीखों से गूंज उठा। 4 काली सोल रिंग्स की उपस्थिति ने गहरा प्रभाव छोड़ा। इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के बैठने के क्षेत्र में कई सदस्य स्तब्ध रह गए। क्या ये हॉल मास्टर द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों का असली वजन है? ये ताकत निस्संदेह डरावनी थी। दर्शकों के पीछे जसी ने सदमे में अपना कोमल मुंह खोल दिया, उसकी उज्ज्वल आंखें अविश्वास से भरी थीं। सभी 10,000 साल वाली सोल रिंग्स, क्या एक असली जीनियस ऐसा दिखता है? अविश्वसनीय। दूसरी पंक्ति के कोने में जी जूचन की निगाहें तीव्रता के साथ जल रही थी। वह अरेना में भागने और सू यू को चुनौती देने की अपनी इच्छा को मुश्किल से रोक पा रहा था। यह एक सोल एंसेस्टर जिसके पास पूरी तरह काली सोल रिंग्स हैं। ये किस तरह की राक्षसी प्रतिभा है? उसके बगल में बैठी जेंग जियम भी स्पष्ट रूप से हिल गई थी। उसने पहली बार ऐसी घटना देखी थी। अगली पंक्ति में इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के एल्डर्स का एक समूह इतना अभिभूत था कि उनमें से कुछ उत्साह में अपनी दाढ़ी ही नोचने लगे। हॉल मास्टर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह विलक्षण प्रतिभा हमारी अकादमी की है? एल्डर्स को मुश्किल से इस पर यकीन हो रहा था। उनकी अकादमी ने कब ऐसा असाधारण जीनियस पैदा किया था? आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे, है ना? एक एल्डर जिंग हॉन्चन के शांत व्यवहार को देखकर पूछे बिना नहीं रह सके। जिंग हॉन्चन ने अधिकार का शांत भाव बनाए रखा। बेशक, मुझे पता था। ये सब हंगामा किस लिए है? क्या आप सभी सम्मानित हस्तियां नहीं हैं? क्या आपको ऐसी छोटी बात पर अपना आपा खोना चाहिए? एल्डर्स ने जिंग हॉन्चन के संयम की प्रशंसा की, लेकिन अंदर ही अंदर जिंग हॉन्चन भी हैरान थे। वह जानते थे कि सू यू के पास हजारों साल वाली सोल रिंग्स थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सू यू चुपचाप पूरी तरह से काली सोल रिंग्स हासिल कर लेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन द्वारा प्रदान किया गया पावर एम्प्लीफिकेशन डरावने से कम नहीं था। लगता है सीओ इस बार असली खतरे में है, जिंग हॉन्चन ने मन ही मन सोचा। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि सू यू ऐसा इक्का छिपाए हुए था? सीओ हॉन्चन अपने सामान्य गर्व के बावजूद सू यू की प्रभावशाली काली सोल रिंग्स को देखकर क्षण भर के लिए चौंक गया। 4 काली सोल रिंग्स, सू यू, चलो देखते हैं कि मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। अपनी दूसरी और चौथी सोल रिंग को सक्रिय करते हुए सीओ हॉन्चन ने अपनी तोपों को सुनहरी ऊर्जा से भर दिया। धातु के विशाल बैरल सफेद चमकने लगे और ऊर्जा की अनगिनत किरणें एक अजेय बाढ़ की तरह आगे बढ़ी। सीओ हॉन्चन की सोल गाइडेड आर्टिलरी की सरासर ताकत एक सोल एम्परर को भी कपकपा देगी। उसने शुरू से ही पूरी ताकत से हमला किया। अरेना चकाचौंध रोशनी, विस्फोटों और उनकी टकराती क्षमताओं की भारी आवाज से भर गया।
इस उथल पुथल के बीच सुयू की चौथी सोल रिंग जल उठी। एक फीनिक्स के आकार का बर्फ का प्रक्षेपण प्रकट हुआ और बर्फीले पंखपाले से भरी तलवार के प्रहारों के तूफान में बदल गए जिसने पूरे अरेना को भर दिया। आइस एम्परर्स फेदर्स, एक 60,000 वर्षीय स्पिरिट एबिलिटी। ये कौशल अकेले ही सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। एक सामान्य सोल एम्परर की छठी रिंग केवल 20,000 साल की होती है, जबकि सुयू के पास चौथी रिंग में ही 60,000 साल की क्षमता थी। एक अनसुनी घटना। इतनी विनाशकारी शक्ति के सामने सियो हॉन्चन की आर्टिलरी अपर्याप्त लग रही थी। उसके हमले लगातार दबते जा रहे थे और उसकी सुरक्षा को कदम दर कदम पीछे धकेल दिया गया। जैसे ही गोलाबारी जारी रही, सुयू अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। सियो हॉन्चन पल भर के लिए भ्रमित हो गया, यह मानकर कि सुयू की सोल पावर खत्म हो गई है। राहत महसूस करते हुए सियो ने अपनी सोल पावर बचाने की तैयारी की। हालांकि जब उसने हिलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर सुस्त और अनुत्तरदायी था। उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि सुयू के बर्फीले हमलों में एक डिबफ शामिल था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी पीठ के निचले हिस्से पर एक जोरदार किक लगी, जिससे वह पूरे अरेना में उड़ता हुआ जा गिरा। इससे पहले कि सियो संभल पाता, सुयू फिर से प्रकट हुआ और एक और किक मारी, जिससे वह एक खिलौना गेंद की तरह अरेना में यहाँ वहाँ उछलने लगा। आह सुयू, ये बहुत ज्यादा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आह। सियो की गुस्से भरी बातें बीच में ही कट गईं क्योंकि सुयू ने एक और प्रहार के साथ उसे खामोश कर दिया। किक्स की एक और श्रृंखला के बाद सुयू ने सियो को एक बेढंगे तरीके से जमीन पर पटक दिया। सियो ने अपने ट्रम्प कार्ड को सक्रिय करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सुयू की पहली सोल रिंग चमक उठी। पलक झपकते ही सियो हॉन्चन एक आत्मगत बर्फ की मूर्ति आइस स्कल्पचर में कैद हो गया, जो पूरी तरह जम गया था। अरेना शांत हो गया और फिर दर्शकों की तालियों से गूंज उठा क्योंकि उन्होंने इस विस्फोटक निष्कर्ष को महसूस किया। कौन विजयी होगा, इस सवाल का निर्णायक उत्तर मिल गया था। चैप्टर 104। अरेना पर सुयू अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा था, जबकि सियो हॉन्चन पहले ही एक बर्फ की मूर्ति आइस स्कल्पचर में बदल चुका था। आइस एम्परर्स डिक्री, ये सोल तकनीक उन सोल मास्टर्स को पूरी तरह से जमा सकती थी जिनकी सोल पावर सुयू से 2 रैंक के दायरे में हो। सियो हॉन्चन ने अभी अभी सोल किंग का स्तर हासिल किया था और उसके पास इस तकनीक के फ्रीजिंग प्रभाव से बचने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा अल्टीमेट आइस की बर्फ सीलिंग क्षमता असाधारण थी। सियो हॉन्चन की काया और सोल पावर के साथ एक बार जम जाने के बाद उसके पास खुद को छुड़ाने का कोई मौका नहीं था। लड़ाई अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। बिना किसी संदेह के विजेता सुयू था। सुयू शांति से खड़ा होकर फैसले का इंतजार करने लगा। कई बार पुष्टि करने के बाद होस्ट ने औपचारिक रूप से घोषणा की, मैच खत्म हो गया है। इस लड़ाई के विजेता स्टूडेंट सुयू हैं। इस प्रिपरेटरी टीम सिलेक्शन कंपटीशन का चैंपियन बनने के लिए सुयू को बधाई। जैसे ही होस्ट की आवाज गूंजी, दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। निस्संदेह यह एक शानदार मैच था। सुयू ने जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया था, निर्णायक रूप से सियो हॉन्चन को हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इस लड़ाई के बाद सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। अकादमी के टॉप जीनियस का खिताब अब निस्संदेह उसका था। दर्शक क्षेत्र में मैंग हॉन्चन की चमकती आंखों में स्नेह था और उसने धीरे से तालियां बजाईं, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। हालांकि सियो हॉन्चन बुरी तरह हार गया था, लेकिन सुयू की जीत कोई बुरा परिणाम नहीं था। सुयू का चैंपियन होना पूरी तरह से उचित था। मुझे पता था कि वह बेकार सियो हॉन्चन टिक नहीं पाएगा, हर दिन अहंकार में घूमता रहता था। अब देखो क्या हुआ, उसे सबक सिखाया गया है ना। वैंग डोंगर ने धीरे से फुकार भरी। सुयू को जीतते देख उसका दिल खुशी से भर गया था, लेकिन स्वाभिमानी होने के नाते वह इसे आसानी से नहीं दिखाएगी, खासकर तब जब वह अभी भी सुयू से नाराज थी। वह कष्टप्रद सुयू, एक बड़ा फ्लर्ट और बदमाश, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैंग डोंगर ने गुस्से में मन ही मन सोचा। सियो हॉन्चन हार गया, जी जूचन ने शांति से कहा। उसका चेहरा उदासीन रहा और निगाहें अडेग, जैसे सियो हॉन्चन की हार की उसे पूरी उम्मीद थी। हाँ, वह हार गया। वह सुयू वाकई बहुत ताकतवर है। जिंग जेम ने जी जूचन की ओर सिर झुकाते हुए सहमति जताई। हे ओल्ड जी, क्या ये वही लड़का नहीं था जिसने तुम्हारी तलवार तोड़ी थी? जी जूचन एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। तो वह यही था। कितना दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प, जिंग जेम ने उत्साह के साथ कहा।
वह स्पष्ट रूप से सुयू की ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक थी। दर्शक दीर्घा की पहली पंक्ति में जिंग होंगचन का चेहरा थोड़ा सिकुड़ा। उसने सियो होंगचन के हारने की संभावना का अनुमान लगाया था, लेकिन इतनी बुरी तरह कुचले जाने की नहीं। शुरू से अंत तक सियो होंगचन पूरी तरह से दब गया था और मुश्किल से पलटवार कर पा रहा था। इसके अलावा सुयू ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। उसके सहज व्यवहार ने ये साफ कर दिया था। क्या सुयू वास्तव में उसके पोते से इतना ज्यादा ताकतवर था? क्या अल्टीमेट आइस वाकई इतनी शक्तिशाली थी? भले ही वह विश्वास करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन जिंग होंगचन के पास वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सुयू की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जैसे ही फाइनल मैच समाप्त हुआ, जिंग होंगचन, जो कि इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के हॉल मास्टर थे, स्वाभाविक रूप से खाली नहीं बैठ सकते थे। वह खड़े हुए और एक पल में ट्रायल फील्ड पर प्रकट हो गए। उनके आने पर सुयू ने अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे सियो होंगचन को घेरने वाली बर्फ चकनाचूर हो गई। सियो होंगचन बाहर निकला, जोर से चीखते हुए और ठंड से कांपते हुए। अपना हाथ उठाकर जिंग होंगचन ने पूरे ट्रायल फील्ड को शांत कर दिया। प्रिपरेटरी टीम सिलेक्शन कंपटीशन अब समाप्त हो गया है। हम जल्द ही चुने गए टीम सदस्यों की घोषणा करेंगे जो स्टार लुओ एम्पायर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुख्य टीम के साथ जाएंगे। प्रिपरेटरी टीम के कप्तान इस प्रतियोगिता के चैंपियन सुयू होंगे। सुयू, सुयू, सुयू। दर्शक खुशी से झूम उठे, सुयू के नाम के नारे लगाने लगे। उस समय वह निस्संदेह इस आयोजन के स्टार थे। इस सिलेक्शन कंपटीशन के चैंपियन को एक विशेष पुरस्कार मिलेगा, जिसे बाद में वितरित किया जाएगा। इसी के साथ प्रतियोगिता समाप्त होती है। कृपया व्यवस्थित तरीके से ट्रायल फील्ड से बाहर निकलें। जिंग होंगचन की घोषणा के साथ कार्यक्रम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। जैसे ही छात्र जाने लगे, जिंग होंगचन ने सुयू, सियो होंगचन और मेंग होंगचन को इशारा किया कि वे उनके पीछे आएं। हेडमास्टर्स ऑफिस में जिंग होंगचन अधिकार के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे थे, जबकि सुयू, सियो होंगचन और मेंग होंगचन एक तरफ खड़े थे। मेंग होंगचन बीच बीच में सुयू की ओर देख रही थी, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। सुयू ने उसकी निगाहों को महसूस किया और हल्की मुस्कान दी, जिससे उसके गाल थोड़े लाल हो गए। जिंग होंगचन ने ये सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अपनी चाय पीने के बाद उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैंने आप तीनों को यहाँ क्यों बुलाया है? मेंग होंगचन ने भ्रम में सुयू की ओर देखा, जबकि सुयू ने कंधे उचका दिए, ये संकेत देते हुए कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। जिंग होंगचन ने उन तीनों को देखा और शांति से कहा, आप युवा छात्रों में सबसे मजबूत हैं। ये प्रतियोगिता केवल प्रिपरेटरी सदस्य होने के बारे में नहीं है, आपको आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा करने की भी आवश्यकता हो सकती है। आप तीनों के पास अद्वितीय क्षमताएं हैं। आने वाली प्रतियोगिता में हम जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह मुख्य टीम पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर करता है। मेंग और सियो, आपकी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक एक ट्रम्प कार्ड है जो महत्वपूर्ण क्षणों में अहम भूमिका निभा सकती है। जहां तक सुयू की बात है, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने आज के मैच में अपनी कितनी ताकत का इस्तेमाल किया? मेंग होंगचन और सियो होंगचन की आंखों को खुद पर टिके देख सुयू शर्माते हुए मुस्कुराया और जवाब दिया, लगभग 80%। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50%। तुम किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा छिपा रहे हो, जिंग होंगचन ने दृढ़ता से कहा। सुयू की क्षमताओं का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद जिंग होंगचन ने निष्कर्ष निकाला कि सुयू ने सियो होंगचन के खिलाफ अपनी केवल आधी शक्ति का उपयोग किया था। इस खुलासे ने उन्हें चकित कर दिया, लेकिन संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। सुयू ने केवल 2 सोल स्किल्स का उपयोग किया था, और तब भी उसने खुद को रोके रखा था। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसके पहले हमले से ही मैच समाप्त हो सकता था। सोल रिंग की असाधारण आयु और उसके कौशल की अपार शक्ति कल्पना से परे थी। जिंग होंगचन, जो एक टाइटल डोलो थे, देख सकते थे कि सुयू की चौथी सोल स्किल 50,000 वर्षीय सोल स्किल के बराबर थी। उसकी सोल रिंग्स की उम्र और उनके द्वारा दी गई शक्ति असाधारण से कम नहीं थी। अन्यथा सियो होंगचन के हमले को इतनी आसानी से रोकना असंभव होता। आखिरकार सियो होंगचन उनका पोता था। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि 3-लेग्ड गोल्डन टोड मार्शल सोल टूल्स को कितना बेहतर बनाती है। इसके अलावा सियो होंगचन के पास सुयू से एक अधिक सोल रिंग थी। फिर भी वह आमने सामने की टक्कर में हार गया, जो बहुत कुछ बयां कर रहा था। इतना ही नहीं, सुयू की पहली सोल रिंग क्षमता आईसी स्किल काफी अजीब लग रही थी।
और वह तो उसके दूसरे और तीसरे सोल रिंग क्षमताओं की गिनती भी नहीं कर रहे थे। सोल बोन स्किल्स की तो बात ही छोड़िए। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि प्रवेश शारीरिक परीक्षा के दौरान सुयू के पास पहले से ही एक सोल बोन सुसज्जित थी और उसकी खुद की बनाई गई सोल स्किल, सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल भी थी। जिंग हॉन्चन को विश्वास नहीं था कि आइस गॉड पैलेस, जो हजारों साल की विरासत वाली महाशक्ति है, के पास कुछ गुप्त तकनीकें नहीं होंगी। ये सभी चीजें थी जो सुयू ने छिपाकर रखी थीं। और क्या उसके पास दूसरी मार्शल सोल भी हो सकती है? उस संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही पता चलता था कि सुयू ने कितना कुछ छिपा कर रखा है। जिंग हॉन्चन की बातें सुनकर सुयू बिना किसी खंडन के बस मुस्कुराया। 50% नहीं, उसने अपनी ताकत का केवल 30% ही इस्तेमाल किया था। यदि वह अपनी पूरी क्षमता लगा देता तो वह सियो हॉन्चन को एक पल में ढेर कर सकता था। अंततः मैंग हॉन्चन का ख्याल रखते हुए उसने काफी संयम बरता था। 50%, तुमने अपनी शक्ति का केवल 50% ही उपयोग किया। उस पूरी ताकत लगाने का क्या हुआ? सियो हॉन्चन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने शुरू में सोचा था कि सुयू ने उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके हराया है। हालांकि इसे स्वीकार करना कठिन था, लेकिन वह खुद को इसके लिए मना सकता था। लेकिन अब आप मुझे बता रहे हैं कि आपने केवल 50% ताकत का उपयोग किया। 50% और आपने मुझे नॉकआउट कर दिया। सियो हॉन्चन को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में खून का दौरा बढ़ गया है। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। भाई, शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं कैसे शांत हो जाऊं? उसने केवल 50% ताकत का उपयोग किया। 50%, उस पूरी ताकत लगाने के वादे का क्या हुआ? सियो हॉन्चन चिल्लाया, स्पष्ट रूप से अपना आपा खो रहा था। शांत हो जाओ। वह कैसे शांत हो सकता था? यदि ब्रदर सियो इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो हम फिर से लड़ सकते हैं। इस बार मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना सुनिश्चित करूंगा, सुयू ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। इन शब्दों ने तुरंत सियो हॉन्चन की चिल्लाहट को खामोश कर दिया। फिर से लड़ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये जानते हुए भी कि मैं हार जाऊंगा, क्या मैं फिर भी लड़ूंगा? यदि 50% मुझे हरा सकता है तो क्या पूरी ताकत मुझे खत्म नहीं कर देगी? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी हताशा निकाल रहा हूँ, पिटने का मौका नहीं ढूंढ रहा। सियो हॉन्चन को इतनी जल्दी शांत होते देख सुयू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसकी पिटाई वाली सुधार प्रक्रिया काफी प्रभावी थी। क्या तुम्हारा नखरा खत्म हो गया? जिंग हॉन्चन ने अपनी कनपटी रगड़ी और सियो हॉन्चन की ओर देखा। उसने सिर्फ तुम्हें ज्यादा अपमानित करने से बचने के लिए खुद को रोका था और फिर भी तुम हंगामा कर रहे हो। हालांकि सियो हॉन्चन काफी बुरी तरह हार गया था, गेंद की तरह यहाँ वहाँ उछाला गया था, लेकिन जिंग हॉन्चन नाराज नहीं थे। वे जानते थे कि सियो हॉन्चन ने पहले कई बार सुयू को उकसाया था। उन्हें ये जानने के लिए जांच करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि क्या हुआ था। वे अपने पोते के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझते थे। यदि सियो हॉन्चन के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला कोई और होता, भले ही वह उचित ही क्यों न होता, तो वे उसे जाने नहीं देते। आखिरकार सियो हॉन्चन उनका अपना खून था, लेकिन सुयू कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। मैंग हॉन्चन और सुयू के बीच बातचीत के तरीके को देखकर जिंग हॉन्चन पहले ही सब समझ गए थे। ऐसी परिस्थितियों में वे स्वाभाविक रूप से सियो हॉन्चन का पक्ष नहीं लेते। सियो हॉन्चन के स्वभाव को थोड़े सुधार की जरूरत थी। जिंग हॉन्चन की डांट के बाद सियो हॉन्चन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया और वह अपनी हताशा में डूबा हुआ चुपचाप बैठ गया। सुयू, मेरा एक साहसिक प्रश्न है। बेशक, तुम्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम एक ट्विन मार्शल सोल उपयोग करता हो? जिंग हॉन्चन ने आखिरकार अपनी लंबे समय से दबी जिज्ञासा को आवाज दी। सुयू की काया बहुत असाधारण थी और उसकी सोल रिंग्स उससे भी ज्यादा। हालांकि सुयू ने पहले स्पष्टीकरण दिए थे, लेकिन जिंग हॉन्चन को अभी भी लगता था कि एक मार्शल सोल ऐसी विसंगति का कारण नहीं हो सकती। निश्चित रूप से सुयू के पास दूसरी मार्शल सोल का सहारा होना चाहिए। ये प्रश्न सुनकर मैंग हॉन्चन के कान खड़े हो गए और यहाँ तक कि सियो हॉन्चन भी सुबकने के बावजूद ध्यान से सुनने लगा। आखिरकार यह एक चौंकाने वाला खुलासा होगा। एक तरह से सुयू ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जानबूझकर कुछ भी नहीं छिपाया। कड़ाई से बोले तो उसे एक क्वाड्रुपल मार्शल सोल उपयोगकर्ता माना जा सकता था। आइस एम्परर, ड्रैगन गॉड सील, स्काईड्रीम एम्प्टी अल्टिमेटाइज और इलेक्ट्रोलक्स। हालांकि
स्काईड्रीम वाली आइस सोल सिर्फ एक दिखावा थी और इलेक्ट्रोलक्स वाली सोल में रिंग्स नहीं जोड़ी जा सकती थी। इसे ट्विन मार्शल सोल कहना स्वीकार्य था। तो क्या ये सच है? जिंग हॉन्चन की आंखें चमक उठी और मेंग हॉन्चन और सियो हॉन्चन दोनों स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गए। उनका अंदाजा सही साबित हुआ था। पहले वैंग डोंगर के ट्विन मार्शल सोल उपयोगकर्ता होने का पता चला था और अब सू यू भी। हे भगवान, ये दुनिया वाकई पागल है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि वे क्या हैं? बेशक, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बताने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी दूसरी मार्शल सोल को पवन विंड माना जा सकता है। ड्रैगन गॉड सील का पहला अनलॉक किया गया तत्व पवन था और विंड गॉड्स लेग के साथ यह एक सटीक वर्णन था। द अल्टीमेट विंड, जिंग हॉन्चन ने गहराई से पूछा। आप ऐसा कह सकते हैं, सुयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। द अल्टीमेट विंड, द अल्टीमेट आइस, एक ट्विन अल्टीमेट मार्शल सोल उपयोगकर्ता। जिंग हॉन्चन की सांसें अटक गईं और मेंग हॉन्चन और सियो हॉन्चन भी उतने ही अवाक रह गए। एक ट्विन अल्टीमेट मार्शल सोल, ये किस तरह की अवधारणा थी? यहाँ तक कि एक एकल अल्टीमेट मार्शल सोल भी किसी को असाधारण जीनियस बताने के लिए काफी थी। एक ट्विन अल्टीमेट मार्शल सोल तो अभूतपूर्व थी। ये किस तरह का राक्षस था? उनकी सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी ने ऐसी प्रतिभा हासिल करके वाकई जैकपॉट मारा था। मैं मान गया, बड़े भाई, आप अविश्वसनीय हैं। सियो हॉन्चन ने पूरे दिल से अपनी हार स्वीकार करते हुए अंगूठा दिखाया। सू यू जैसी असाधारण विसंगति के खिलाफ वह अपनी तुलना कैसे कर सकता था? एक अल्टीमेट मार्शल सोल भी उसे नुकसान में डाल देती। दो की तो बात ही छोड़िए। वह अब निश्चित था सू यू इंसान नहीं था। ये लड़का पक्का चीटिंग कर रहा था। एक सामान्य व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मौका कैसे मिल सकता है? ऐसा नहीं था कि सियो हॉन्चन पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा था। बात यह थी कि सू यू निष्पक्ष रूप से नहीं खेल रहा था। सू यू, तुम सच में अद्भुत हो, मेंग हॉन्चन ने विस्मय में कहा। वह अपनी प्रशंसा और खुशी छिपा नहीं सकी। सू यू की ताकत आश्चर्यजनक थी। वह एक ट्विन अल्टीमेट मार्शल सोल उपयोग करता था। द अल्टीमेट विंड, कितना सही मेल था। हा हा हा, अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। एक ट्विन अल्टीमेट मार्शल सोल। हा हा हा। जिंग हॉन्चन अपना उत्साह नहीं रोक सके, बेतहाशा हंसने लगे। श्रेक अकेडमी क्या है? इंपीरियल अकादमियां क्या हैं? वे उनकी सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी की तुलना में कचरा थे। श्रेक अकेडमी खुद को राक्षस मॉन्स्टर्स कहना पसंद करती थी। उन्हें सू यू के साथ प्रतिस्पर्धा करने दो। यह एक असली राक्षस था। नहीं, उसे राक्षस कहना काफी नहीं था। वह उच्चतम श्रेणी का जीनियस था। सू यू, तुमने वास्तव में मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? प्रिपरेटरी टीम सिलेक्शन जीतने के लिए तुम चैंपियन हो। तुम जो भी इनाम चाहो बस कहो और वह तुम्हें दिया जाएगा। चैप्टर 105, सच में, हॉल मास्टर। सू यू की आंखें चमक उठीं। चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेशक, मेरा यही मतलब है। बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चाहे वह फिक्स्ड माउंटेड सोल गाइडेड कैनन शेल, फिक्स्ड माउंटेड सोल गाइडेड कैनन शेल हो, ड्रैगन स्केल हो, या यहाँ तक कि एक दुर्लभ सोल बोन हो, मैं इसे तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। जिंग हॉन्चन दिल खोलकर हंसे और शान से हाथ हिलाया। वह मजाक नहीं कर रहे थे। सू यू ट्विन अल्टीमेट मार्शल सोल्स, ट्विन अल्टीमेट मार्शल सोल्स वाला एक जीनियस था, एक अभूतपूर्व घटना। वह, जिंग हॉन्चन, कंजूस कैसे हो सकते थे? यहाँ तक कि अगर सू यू 8वें लेवल का सोल टूल मांगता तो भी वह उसे देने में संकोच नहीं करते। अलस्ट्रियस वर्चू हॉल के लीडर के रूप में जिंग हॉन्चन को अपनी दूरदर्शिता और साहस पर गर्व था। हॉल मास्टर वास्तव में उदार हैं, लेकिन मुझे ड्रैगन स्केल्स या दुर्लभ सोल बोन की आवश्यकता नहीं है, सू यू ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। ड्रैगन स्केल्स, जो दुर्लभ और कीमती होती हैं, आमतौर पर 9वें लेवल की सोल टूल्स बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। जहाँ तक दुर्लभ सोल बोन की बात है, इस शब्द के योग्य होने के लिए उसे बहुत उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, जो आमतौर पर 50,000 साल से अधिक पुराने सोल बीस्ट से प्राप्त हो। लेकिन सू यू के पास इन चीजों की कमी नहीं थी। ड्रैगन स्केल्स, उसके पास जितनी चाहे उतनी थी, वे भी शुद्ध ट्रू ड्रैगन स्केल्स। दुर्लभ सोल बोन, उसके स्टोरेज सोल टूल में कई थी, जिनमें डार्क गोल्ड टेरिक्लॉ बेल की टोर्सो बोन और टाइटन जायंट एप की आर्म बोन शामिल थी। साधारण दुर्लभ सोल बोन तो उसकी नज़र में भी नहीं आती थी। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जिंग हॉन्चन ने उत्सुकता से पूछा। यदि ऐसी संपत्तियों में उसकी रुचि नहीं थी तो वह किस चीज़ की इच्छा रख सकता था?
मुझे चाहिए। सू यू की निगाहें अचानक मैंग होंगचन की ओर मुड़ गईं। वह ठिठक गई, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे सिस्टर मैंग चाहिए। वाक्य के बीच में सू यू रुक गया। सियो होंगचन और जेंग होंगचन दोनों स्तब्ध रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सियो होंगचन ने सदमे में सू यू को देखा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, क्या तुमने अभी यही कहा? तुम वास्तव में मैंग को चाहते हो? जेंग होंगचन भी उतना ही अवाक था, अविश्वास से अभिभूत। क्या आजकल के युवा इतने साहसी हैं? बस सीधे तौर पर किसी को इस तरह मान लिया। मैं समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ। मैंग होंगचन खुद और भी अधिक घबरा गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसका कोमल चेहरा गहरा लाल हो गया। अपना सिर झुकाकर उसकी हिम्मत ऊपर देखने की नहीं हुई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी सू यू की आवाज़ फिर से आई। का फुल बॉडी सोल टूल आर्मर, फुल बॉडी सोल टूल आर्मर। जैसे ही ये शब्द गिरे, सियो होंगचन जम गया, जेंग होंगचन जम गया, और यहाँ तक कि लजीली मैंग होंगचन भी जम गई। आर्मर, आर्मर। सियो होंगचन का लगभग दम घुट गया, वह मुश्किल से अपनी सांसें संभाल पाया। क्या तुम हमें इस तरह अधर में नहीं छोड़ सकते? जेंग होंगचन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसके भीतर झुंझलाहट की एक लहर दौड़ गई। मैंग होंगचन को लगा कि उसने गलत सुना है। उसने अपनी बड़ी और भ्रमित आंखों से ऊपर देखा। तो उसे बस मेरा आर्मर चाहिए। उसने जो खुशी महसूस की थी वह हवा हो गई। सू यू को देखते हुए उसकी निगाहें शिकायत से भर गईं। ये लड़का जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहा है। सू यू के उस पॉज ने उन तीनों को भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले लिया था। एक पल के लिए उन सभी ने अपने हाव भावों के माध्यम से उसके प्रति छोटी छोटी शिकायतें व्यक्त की। सू यू, तुम्हें बात करते समय इस तरह रुकना नहीं चाहिए। इससे गलतफहमी पैदा होती है, पता है न? जेंग होंगचन खांसे, जो स्पष्ट रूप से चिढ़े हुए थे। बिल्कुल, मुझे लगा कि तुम मैंग को मांगने वाले हो, सियो होंगचन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। कितनी निराशाजनक बात है। मैंग होंगचन ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें चुपचाप सू यू पर आरोप लगा रही थीं। उसके चेहरे की शिकायत लगभग महसूस की जा सकती थी। सू यू ने अजीब तरह से अपनी नाक खुजलाए और अपना गला साफ किया। हॉल मास्टर, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? जेंग होंगचन ने सू यू पर एक नज़र डाली और कहा, मैंग का फुल बॉडी सोल टूल आर्मर ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई साधारण सोल इंजीनियर बना सके। इसे डिज़ाइन और तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय सोल इंजीनियर की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि तुमने मांगा है, तो यह कोई समस्या नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए एक सेट डिज़ाइन करूंगा। बाद में एक शारीरिक मूल्यांकन, फिजिकल असेसमेंट करवा लेना, शरीर की ताकत, शक्ति और अन्य पैरामीटर। एक बार मेरे पास डेटा आ जाए तो मैं इसे तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। जेंग होंगचन के लिए छठे लेवल का सोल टूल आर्मर सेट कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक कि 7वें लेवल का सेट भी उन्हें परेशान नहीं करता। सू यू इस तरह के उपचार का हकदार था। धन्यवाद हॉल मास्टर, सू यू ने आभार में अपने हाथ जोड़कर कहा। उसे साधारण सोल टूल आर्मर में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वे बहुत भारी बल्कि थे, लेकिन मैंग होंगचन के स्लीक और सुरुचिपूर्ण डिज़ाइन ने उसका ध्यान खींचा था। एक लड़के के लिए आर्मर का एक शानदार सूट होना केवल उपयोगिता के बारे में नहीं था, यह इसे पहनने के रोमांच के बारे में था। चमकते कवच में एक योद्धा नाइट जैसा दिखने का विरोध कौन कर सकता है? यह एक छोटी सी बात है। बाद में अपने शारीरिक मूल्यांकन के लिए सियो और मैंग के साथ जाना, जेंग होंगचन ने कहा। अब एक और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वह सू यू की ओर मुड़े और बोले, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, आप तीनों पर एक भारी जिम्मेदारी है। तैयार रहे, हमारी अकादमी की सफलता आपके कंधों पर टिकी है। आप तीनों के अलावा रिजर्व टीम में 4 अन्य स्थान हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले यांग जू को चुना जाएगा। शेष 3 के लिए हम क्वार्टर फाइनलिस्ट में से चयन करेंगे। आप तीनों और यांग जू को छोड़कर शेष 4 हैं, जोकीन, चेनकई, ग्वानबो और वैंग डान। जोकीन, चेनकई और ग्वानबो सभी चौथे लेवल के सोल इंजीनियर हैं, जबकि वैंग डान तीसरे लेवल का कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है। आपको क्या लगता है कि किसे चुना जाना चाहिए? जेंग होंगचन ने उन तीनों की ओर देखा, उनकी राय मांगी। सियो होंगचन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस संख्या भरने के लिए हैं, कोई भी चलेगा। उसके लिए उनमें से कोई भी चिंता के लायक नहीं था। मैंग होंगचन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं किसी के भी साथ ठीक हूँ। सू यू को फैसला करने दो। वह ऐसी मामलों की परवाह करने वाली नहीं थी। सू यू जिसे भी चुनता वह उसके साथ जाती। जेंग होंगचन ने सिर हिलाया और सू यू की ओर मुड़े।
तो ये तुम पर निर्भर है। रिजर्व टीम के कैप्टन के रूप में ये लोग तुम्हारे साथ ही होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि किसे चुना जाना चाहिए? जिंग हॉन्चन की नज़र सुयू पर टिकी। एक पल सोचने के बाद सुयू ने कहा, इन 4 लोगों में जो कीन और ग्वानबो निश्चित विकल्प हैं। उनका कल्टीवेशन लेवल 45 से ऊपर है, जो उन्हें अपेक्षाकृत मजबूत बनाता है। जहां तक चेन कई और वैंग डांग की बात है, अगर मुझे चुनना हो तो मैं वैंग डांग को चुनूंगा। क्यों? जिंग हॉन्चन ने पूछा। कारण सरल है। सु यू ने 2 उंगलियां उठाईं और कहा, 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला, वैंग डांग अभी बहुत छोटा है। वह केवल 12 साल का है, जबकि चेन कई पहले से ही 15 साल का है। अभी चेन कई का लेवल ऊंचा है, लेकिन 5 साल बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि वैंग डांग उससे कहीं आगे निकल जाएगा। दूसरा, वैंग डांग के पास बेहतर प्रतिभा है। उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई और क्लियर स्काई हैमर दोनों ही शीर्ष स्तर की मार्शल सोल्स हैं। 2 शीर्ष स्तर की मार्शल सोल्स के साथ वैंग डांग का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारी अकादमी का लक्ष्य क्षमता पोटेंशियल वाले छात्रों का पोषण करना है ना? और चूंकि यह रिजर्व टीम है, उन सभी को भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनुभव प्राप्त करना है, सही? यदि यह अनुभव प्राप्त करने के बारे में है, तो किसी औसत व्यक्ति के बजाय मजबूत प्रतिभा और क्षमता वाले व्यक्ति को क्यों न चुना जाए? आखिरकार 5 साल बाद होने वाली प्रतियोगिता रिजर्व टीम के लिए असली मंच होगी। वैंग डांग की प्रतिभा के साथ वह 5 वर्षों में कितना बढ़ सकता है? चेन कई अभी वैंग डांग से मजबूत हो सकता है, लेकिन बस इतना ही। उसकी ताकत किसी प्रतियोगिता का परिणाम तय करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ये स्पष्ट है ना? इसके अलावा अगर वे अभी लड़ें, तो यह निश्चित नहीं है कि चेन कई वैंग डांग के खिलाफ जीत भी पाएगा। इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए आखिरी स्लॉट के लिए मैं वैंग डांग को चुनता हूँ। सु यू ने अपना निर्णय क्षमता पोटेंशियल के आधार पर लिया और उसका निष्कर्ष वैंग डांग को चुनना था। चिंतन के एक क्षण के बाद जिंग हॉन्चन ने धीरे से सिर हिलाया। तुमने जो कहा वह समझ में आता है। चलो तुम्हारी योजना के साथ चलते हैं। तुम रिजर्व टीम के कैप्टन हो, इसलिए अब से रिजर्व टीम से संबंधित सभी मामले तुम्हारे नियंत्रण में होंगे। ये हॉल मास्टर अब और हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिंग हॉन्चन ने रिजर्व टीम पूरी तरह से सु यू को सौंप दी, जिसमें कर्मियों के बारे में सभी निर्णय लेने का अधिकार भी शामिल था। दूसरे शब्दों में, सु यू के पास अब रिजर्व टीम पर पूर्ण कमान थी। क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी सु यू की बात सुननी होगी? सीओ हॉन्चन ने अविश्वास के साथ खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्या तुम रिजर्व टीम का हिस्सा हो? जिंग हॉन्चन ने अपने मूर्ख पोते की ओर झुंझलाहट के साथ देखा। बेशक, सीओ हॉन्चन ने उत्तर दिया। यदि ऐसा है, तो पूछने की क्या जरूरत है? जिंग हॉन्चन ने रूखेपन से कहा। उनके नासमझ पोते को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे नियंत्रण में रख सके, और सु यू से बेहतर कौन हो सकता था? नहीं, मैं। सीओ हॉन्चन ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन जिंग हॉन्चन ने तुरंत उसे टोक दिया। बस, अब से रिजर्व टीम में तुम वही करोगे जो सु यू कहेगा। यदि तुम अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो, तो ये हॉल मास्टर सु यू को तुम्हें अनुशासित करने की अनुमति देता है। सु यू की ओर मुड़ते हुए जिंग हॉन्चन ने जोड़ा, सु यू, संकोच मत करना। सीओ हॉन्चन, आप मेरे दादाजी ही हैं न? हॉल मास्टर, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? सु यू ने झिझकने का नाटक करते हुए कहा। आखिरकार सीओ हॉन्चन इलस्ट्रियस वर्चू हॉल का यंग मास्टर है। अकादमी में वह इलस्ट्रियस वर्चू हॉल का यंग मास्टर है, लेकिन रिजर्व टीम में वह सिर्फ एक और सदस्य है। मैं जानता हूं कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो कहा जाना चाहिए वह कहो और जो किया जाना चाहिए वह करो, बस उसे अपाहिज मत करना या मारना मत। जिंग हॉन्चन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अपने होने वाले दामाद को अपने पोते को अनुशासित करना सिखाना उनकी नज़र में ये चिंता की कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छा, मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, सु यू ने अनिच्छा का नाटक करते हुए कहा। वह एक हल्की मुस्कान के साथ सीओ हॉन्चन की ओर मुड़ा। ब्रदर सीओ, मैं आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करूंगा। सु यू की मुस्कान देखकर सीओ हॉन्चन कांप उठा। उसके लिए सब खत्म हो गया था। उसके शांति के दिन चले गए थे। कौन जानता था कि सु यू उसके साथ क्या कर सकता है? उसका भविष्य अंधकार में लग रहा था। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वह सु यू का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। दादाजी, आपने अपने पोते को आपदा डिजास्टर के लिए तैयार कर दिया है।
लेकिन जिंग होंगचन को सियो होंगचन के विचारों की परवाह नहीं थी। सू यू की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, 2 दिनों में रिजर्व टीम आधिकारिक टीम के साथ एकीकृत होना शुरू हो जाएगी। तुम्हें आधिकारिक टीम के साथ तालमेल बिठाना और रणनीति का अभ्यास करना होगा। आखिरकार तुम्हारा अंतिम प्रतिद्वंद्वी श्रेक अकेडमी होगी और उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। श्रेक अकेडमी पीढ़ियों से हमारी सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी की कट्टर प्रतिद्वंद्वी रही है। श्रेक अकेडमी का जिक्र करते ही जिंग होंगचन का लहजा गंभीर हो गया। पिछले कुछ सहस्राब्दियों में वे श्रेक अकेडमी के खिलाफ एक बार भी नहीं जीते थे। वह मनहूस अकादमी गुस्से में डाल देने वाली लचीली रेजिलिएंट थी, जिसका आधार मजबूत और छात्र असाधारण थे। चिंता मत करो दादाजी, श्रेक अकेडमी को हराना तय है, सियो होंगचन ने अपना सीना फुलाते हुए आत्मविश्वास से कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी अपना जोश नहीं खोया, वह हमेशा एक अजय कॉकरोच की तरह वापस उछल आता था। जिंग होंगचन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय सू यू की ओर देखा। क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? सू यू हल्का मुस्कुराया, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। श्रेक अकेडमी, वे जिक्र करने लायक भी नहीं हैं। उसके लिए श्रेक अकेडमी की टीम कोई वास्तविक खतरा नहीं थी। यदि तुम आश्वस्त हो तो ये हॉल मास्टर चैंग की सांस ले सकता है। मैं तुम्हारी जीत का इंतजार करूंगा। जिंग होंगचन दिल खोलकर हंसे। यदि सू यू को आत्मविश्वास था तो उन्हें भी था। आखिरकार सू यू सियो होंगचन नहीं था, वह कभी भी किसी वादे को पूरा करने में विफल नहीं रहा था। आज के लिए इतना ही काफी है। सियो मैंग, सू यू को शारीरिक मूल्यांकन के लिए ले जाओ और उसके बाद डेटा मुझे रिपोर्ट करो। मैं तुम्हारे बैटल आर्मर को डिजाइन करने के लिए उस डेटा का उपयोग करूंगा। जिंग होंगचन ने उन्हें जाने का इशारा किया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, अनुमति ली और साथ में बाहर निकल गए। जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकले और टीचिंग बिल्डिंग से बाहर कदम रखा, सू यू ने पास में एक रहस्यमय आकृति को छिपे हुए देखा। अपने कदमों पर रुकते हुए उसने शांति से कहा, तुम छिप क्यों रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है। बाहर आओ। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद कोने से एक आकृति बाहर निकली। ये वैंग डोंगर थी, जो एक अनिच्छुक भाव के साथ मुंह फुलाए हुए थी, एक दयनीय अकेले पिल्ले की तरह लग रही थी। वैंग डान। मैंग होंगचन हैरान थी। उसने वैंग डोंगर को उनके पीछे आते हुए नहीं देखा था। सू यू ने हल्की आह भरी, आगे बढ़ा और वैंग डान के गाल मरोड़े। यदि तुम हमारे पीछे आने वाली हो तो इसे खुले तौर पर करो। इस तरह छिपकर क्यों घूम रही हो? ये छिपना नहीं है। वैंग डोंगर ने अपना सिर घुमा लिया, अपना मुंह और भी फुला लिया। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी परेशान महसूस कर रही थी, शायद थोड़ा उपेक्षित, लेफ्ट आउट भी। सू यू ने बेबसी में अपनी कनपटी रगड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?